ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जेबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं, इस समय देश में कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और इसे गति देने के लिए टीका उत्सव चल रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा 45 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके। ये टीका उत्सव बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक चलेगा। वैक्सीन से जुड़ी एक खबर आपसे और साझा करते हैं कि डीसीजीए के विशेषज्ञ समूह ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। डीसीजीए की आवश्यक अनुमति के बाद भारत में कोविड महामारी से निपटने के लिए ये तीसरी वैक्सीन होगी जिसका आपात उपयोग किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर देश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1,68,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसलिए जरूरत है हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की और सरकार के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की। इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप यहां पार्किंसंस डिजीज और मूवमेंट डिसऑर्डर प्रोग्राम के प्रमुख भी हैं। डॉक्टर संजय, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर संजय, जिस तरह से कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कल 1,68,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, ऐसे में हम आज चर्चा की शुरुआत कुछ बेसिक बातों से करना चाहेंगे जो कोविड के बढ़ते प्रकोप में हर व्यक्ति जानना चाहता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को कोविड की जांच कब करानी चाहिए और ये कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड हुआ है या नहीं? देखिए, कोविड के सिम्टम सर्दी जुकाम से मिलते हुए होते हैं, जैसे गला में खराश, बुखार। तो इस तरह के सिम्टम अगर इस समय आते हैं तो कोविड की जांच करानी चाहिए। और कोविड की जांच आप किसी भी सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं या किसी प्राइवेट लैब में करा सकते हैं। जी, और डॉक्टर संजय, कोविड की जांच रिपोर्ट ये कब तक मिल जाती है? कोविड की जांच रिपोर्ट 4 घंटे तक ही मिल सकती है, लेकिन चूंकि अभी कोविड के केसेस ज्यादा हो रहे हैं जी, तो 24 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट यूजुअली मिल जाती है, लेकिन कई बार थोड़ा सा वक्त ज्यादा भी लग सकता है। और डॉक्टर संजय, कोविड की जांच हम कहां पर करा सकते हैं? कोविड की जांच आप किसी भी सरकारी अस्पताल या किसी भी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर से करा सकते हैं। जी, और कोविड के लिए अभी कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं? किस टेस्ट के द्वारा हम कंफर्म होंगे कि हमें कोविड है? 2 तरह के टेस्ट है। पहला टेस्ट है रैट, जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं, लेकिन ज्यादा रिलायबल टेस्ट RT-PCR है। RT-PCR करने के भी कई तरीके होते हैं। तो अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो बेहतर है कि हम पहले RT-PCR कर लें, लेकिन अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो कई बार हम रैट करते हैं, और अगर रैट नेगेटिव आता है जी और पेशेंट में सिम्टम डेवलप होते हैं तो फिर RT-PCR करते हैं। लेकिन यह डिसीजन क्लिनिशियन पे छोड़ना चाहिए कि रैट की जरूरत है या RT-PCR की। डॉक्टर संजय, RT-PCR की रिपोर्ट में CT वैल्यू दी होती है और जिसके आगे हाई वायरल लोड या ऐसा कुछ लिखा होता है। CT वैल्यू देख के कोई आम मरीज कैसे समझ सकता है कि उसे किस तरह की या कितना बड़ा इन्फेक्शन है? आम मरीज के लिए बस इतना जानना जरूरी है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कई बार वायरल लोड ज्यादा होता है फिर भी पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, और कई बार वायरल लोड कम होता है फिर भी पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है। तो यह डिसीजन ट्रीटिंग डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए
कि सिटी वैल्यू की कितनी अहमियत है या नहीं है। डॉक्टर संजय, अगर परिवार में किसी व्यक्ति की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ऐसे में परिवार के बाकी सदस्यों को क्या करना चाहिए? परिवार के बाकी लोगों को आइसोलेट करना चाहिए और उनकी कोविड जांच भी होनी चाहिए। डॉक्टर संजय, कोविड पॉजिटिव होने के बाद हमें इलाज के लिए कहां संपर्क करना होगा? कोविड पॉजिटिव होने के बाद आपको सबसे पास के अस्पताल, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहां संपर्क करना चाहिए। और कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हेल्थ अधिकारी भी आपसे संपर्क करते हैं यह जानने के लिए कि क्या हम आपको घर पे ही आइसोलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपके घर पे आइसोलेशन की सुविधा है, आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं या आप एसिम्टोमेटिक हैं, तो आप घर में आइसोलेट होके भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है और सिम्टम्स सीवियर हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। जी। और डॉक्टर संजय, अगर कोविड पॉजिटिव होने के बाद कोई मरीज घर पर आइसोलेशन में है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है? अगर बहुत लगातार हाई ग्रेड फीवर आते हैं, सांस में दिक्कत होती है या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता जाता है या मरीज में बेचैनी, घबराहट या कई बार कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं जैसे मेमोरी में डिस्टरबेंस या बहुत तेज सिर में दर्द और अचेतना की अवस्था, अगर इस तरह के सिम्टम डेवलप हों तो मरीज को तत्काल भर्ती करने की जरूरत होती है। डॉक्टर संजय, टेस्ट और स्मेल ये दो बड़े लक्षण माने जाते हैं कोविड के। ये कितने दिन के बाद डेवलप हो जाते हैं और क्या सभी मरीजों में होते हैं या किसी किसी में आते हैं? सभी मरीजों में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ मरीजों में डेवलप होते हैं। और यह अगर सिम्टम डेवलप होते हैं तो आपको इमीडिएटली अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर संजय, कोविड हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा और इसकी क्या प्रक्रिया रहती है? कोविड के बारे में जैसे कई प्रदेशों ने, जैसे दिल्ली में भी एक ऐप है जी, उसके माध्यम से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में बेड है या नहीं है। इसी तरह अनेक प्रदेशों में, जैसे बॉम्बे का एग्जांपल देना चाहूंगा कि वहाँ बीएमसी ने इस तरह का एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसके थ्रू बेड अलॉट्स होते हैं। तो इस तरह से हर प्रदेश में या हर, आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पर इस तरह के ऐप बनाए गए हैं और एक कॉमन पोर्टल के जरिए मरीजों के एडमिशन की व्यवस्था की जा रही है ताकि एक सेंट्रल मैकेनिज्म हो जिससे कि पैनिक की सिचुएशन न पैदा हो। जी। और डॉक्टर संजय, दिल्ली में बढ़ते कोविड मामलों के बीच कोविड मरीजों के लिए दिल्ली सरकार ने कोविड-19 डेटा मैनेजमेंट पोर्टल पर कोविड मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में आईसीयू और वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे ये पता लग सके कि किस अस्पताल में कितने बेड्स खाली हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये दिशा निर्देश क्या है? देखिए, इसके बारे में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। जैसे आज ही एक दिशा निर्देश आया है और अगर आपको याद हो तो दिल्ली में नवंबर में स्थिति इसी तरह से काफी गंभीर हो गई थी और उस समय भी करीब 80% आईसीयू बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए गए थे। तो आज भी जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश आए हैं उसमें कई बड़े मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको टोटल कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है और आईसीयू में 80% जो बेड हैं वो कोविड पेशेंट्स के लिए आरक्षित किए गए हैं। हम सारे बेड नहीं आरक्षित कर सकते क्योंकि आपको मालूम है कि कई बार जैसे स्ट्रोक का पेशेंट, हार्ट अटैक का पेशेंट या ऐसे पेशेंट जिनको पेट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है और उनकी शुगर अचानक से कम ज्यादा चली जाए, वो भी बेहोशी में आते हैं और उनको भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। तो सारे पेशेंट्स 100% आईसीयू बेड को हम नहीं कर सकते रिजर्व। तो 80% आईसीयू बेड और टोटल बाकी बेड। तो आज दिल्ली गवर्नमेंट ने इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कई मेजर हॉस्पिटल्स को टोटल कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया गया है।
जी। और डॉक्टर संजय, अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है तो इसे अस्पताल उपलब्ध कराता है या फिर उसके परिवार को इसकी व्यवस्था करनी होती है? देखिए, अगर आपके मरीज को इस तरह की समस्या है कि सांस की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम जा रहा है और उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो अभी हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि कोविड के पॉजिटिव आते ही हेल्थ अधिकारी आपसे संपर्क करते हैं और देखते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है। आपको माइल्ड सिम्टम है, एसिम्प्टोमेटिक है, आपको घर पे मैनेज किया जा सकता है, आपके घर में इतनी जगह है कि आप आइसोलेट हो सकते हैं। जी। तो अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन गंभीर है, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, आपको कोमॉर्बिडिटी है, आपकी एज ज्यादा है और ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल आपको मुहैया कराएगा। डॉक्टर संजय, अगर किसी मरीज को रेमडेसिविर दवा की आवश्यकता है तो ये कहाँ से मिलेगी? कोविड के इलाज में इसकी ये दवा कितनी प्रभावी है और किस तरह के मरीजों में रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है? देखिए, रेमडेसिविर दवा के बारे में पिछले साल कई रिसर्च आर्टिकल्स आए और उसमें दिखाया गया कि कोविड के इलाज में यह दवा कुछ हद तक कारगर है। बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कारगर है कि पेशेंट का जो एडमिशन ड्यूरेशन था सीवियर पेशेंट के, उसमें 33% की गिरावट देखी गई कि पेशेंट जिसको रेमडेसिविर दी गई उसकी जल्दी अस्पताल से छुट्टी हो गई, इन कंपैरिजन टू दोज पेशेंट जिनको रेमडेसिविर नहीं दी गई। जी। तो एक आंशिक कह सकते हैं, एक मामूली कह सकते हैं, एक हल्का सुधार कह सकते हैं गंभीर मरीजों में। लेकिन इसके लिए पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसा हम अखबारों में अभी पढ़ रहे हैं या मीडिया चैनल्स पे देख रहे हैं जी। कि रेमडेसिविर के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका डॉक्टर इसके बारे में डिसीजन लेता है कि आपको रेमडेसिविर की जरूरत है तो वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और पेशेंट को अगर माइल्ड सिम्टम है या पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो उसमें रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। जी। और डॉक्टर संजय, इस समय देश में टीका उत्सव चल रहा है और आज देश में कोरोना की तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी को डीसीजीए ने इमरजेंसी अप्रूवल यानी आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर रेड्डीज लैब और आरडीआईएफ की इस वैक्सीन की क्या विशेषता है? देखिए, आपने जैसा बताया कि आज तीसरी वैक्सीन जो स्पुतनिक वी को अप्रूवल मिला है, तो पिछले साल स्पुतनिक वी के रिसर्च डेटा आए थे कि इसमें 93% के आसपास एफिकेसी देखी गई थी। तो यह एक अच्छा वैक्सीन है और इसको आज अप्रूवल मिला है, ये अच्छी बात है। अभी तक हमारे पास 2 वैक्सीन थे, कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड जी। तो ये तीसरा वैक्सीन जो हमारे पास अभी जब से हमने 45 प्लस को ओपन किया है वैक्सीनेशन के लिए जी, तो देखा होगा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज बढ़ी है। तो बेशक स्पुतनिक वी के आने के बाद यह रफ्तार और तेजी पकड़ेगी और उम्मीद है कि हम इस एज बार को 45 से नीचे लाके 30-35 प्लस भी कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से टीका उत्सव चल रहा है, जो भी लोग 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं उनसे हम अपील करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीकाकरण केंद्र में जाकर अपने जो कोविड वैक्सीन है उसे लें। और अब देश के हर हिस्से से हमारे पास फोन कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। और सबसे पहले हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश में मुरैना का, जहां से हमारे कार्यक्रम में आज के फर्स्ट कॉलर हरविलास तोमर जी जुड़ रहे हैं। हेलो हरविलास जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपना उपचार निजी अस्पताल में करवा सकता है, और अगर करवा सकता है तो क्या उसे आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सकता है? जी डॉक्टर संजय। जी, इनका प्रश्न यह है कि कोरोना का मरीज स्वेच्छा से अस्पताल में इलाज करा सकता है। जी बिल्कुल करा सकता है।
और अगर आपको कोरोना के सिम्टम है और अगर आपको सीवियर सिम्टम्स हैं या कोमॉर्बिडिटीज है, आपकी एज 60 से ऊपर है, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और अगर आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है या आपका ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है, तो आपको बेशक अस्पताल में हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जी, और इस समय जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर संजय, ऑक्सीमीटर का उपयोग भी काफी बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी इसके बारे में पता नहीं है। तो ऑक्सीमीटर के बारे में क्या वैल्यूज हैं, हमें कब तक ये जो हमें बताती हैं कि अभी हमें घर पर ही रहना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा यंत्र है जो बिना शरीर के अंदर गए हुए सिर्फ फिंगर पे एक पल्स ऑक्सीमीटर लगा देने से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की क्या मात्रा है इसका हम पता लगा सकते हैं। एक हेल्दी इंसान में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 97% के आसपास मेंटेन होता है, लेकिन कोई भी वैल्यू जो 95 के ऊपर है वो ठीक मानी जाती है। कोविड के पेशेंट में चूंकि लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, एयरवेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम जाने का रिस्क होता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर ऐसे पेशेंट में जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग्स, तो उन मरीजों में पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत ही अच्छा यंत्र है, जिससे हम बिना किसी ऐसे यंत्र की जिसको कि जो काफी महंगा हो, हम बड़ी आसानी से इसको हम मेजर कर पाते हैं। और अगर जो ऑक्सीजन की मात्रा 90% से नीचे जाती है या 85% से नीचे जाती है जी, तो उस कंडीशन में यह जरूरी है कि मरीज को अस्पताल तुरंत ले जाया जाए और उसे ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी। जी, और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप डॉक्टर संजय से हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से मुकेश वर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हाँ जी सर। जी मुकेश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं 49 इयर्स मुकेश कुमार वर्मा, वजन लगभग 90 किलो, सीआरपी का टेस्ट करवाया था जो कि मेरा 12.6 आया। मैं क्या कोरोना का इंजेक्शन लगवा सकता हूँ और कब लगवा सकता हूँ, कितना ये आ जाए, कब लगवाऊं और मैं इसको कैसे कम करूं वो बता दीजिए जी। जी डॉक्टर संजय, आप दोबारा बताएंगे? इन्होंने टीआरपी का टेस्ट करवाया था। सीआरपी का टेस्ट आपने 12.6 आया है। किस लिए करवाया था? बस ऐसी ही जानकारी लेने के लिए करवाया था कि भाई कुछ जानकारी मुझे मिली थी, जिसके कारण मैंने सीआरपी का टेस्ट करवा लिया था। मेरा 6 तारीख को एम्स में होना था, लेकिन मैंने 5 तारीख को ये टेस्ट करवाया तो मेरा 12.6 आया। तो मुझे कुछ लोगों की एडवाइस मिली कि अभी रुक जाओ, तो ये कब लगवा सकता हूँ, कितनी लिमिट लग सकता है, ये कहाँ तक मेरा इंडेक्स आ जाए तो मैं लगवा सकता हूँ, और मैं इसको कैसे रिड्यूस करूँ, या मुझे कोई और टेस्ट करवाना है तो बता दीजिए। जी डॉक्टर संजय, यहाँ पे एक चीज और सीआरपी से रिलेटेड चर्चा कोरोना पे हो रही है, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको इतना ही दूंगा कि सीआरपी एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है और कई सारे कंडीशंस में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि वास्कुलाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें और उससे इस चीजों को डिस्कस करें कि आपकी ये सीआरपी की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी हुई है। इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, और मेरा मानना है कि आप कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी, और डॉक्टर संजय, सीआरपी का वैक्सीनेशन से कोई संबंध है? जी,
वैक्सीनेशन का सीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। सीआरपी एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है और यूजुअली हम लोग वास्कुलाइटिस के कंडीशंस में करवाते हैं जी। जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं या एसएलई के पेशेंट्स हैं। लेकिन इस रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको इतनी ही जानकारी दे सकता हूं कि आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से कांटेक्ट करें कि आपका ट्रीटिंग फिजिशियन ही बता पाएगा कि आपकी कंडीशन में सीआरपी की वैल्यू क्या है, कितनी होनी चाहिए और इसके लिए और क्या जांच करानी चाहिए। और अब हम रुक करते हैं राजस्थान में चूरू का, जहां से ओम प्रकाश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी ओम प्रकाश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। हेलो। जी ओम प्रकाश जी हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। जी मैं चूरू राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी। मेरी 76 एज है और कोविशील्ड का सेकेंड डोज दिए हुए 15 दिन हो गया। अब मुझे जयपुर जाके ऑपरेशन कराना है। इस परिस्थिति में ऑपरेशन कराऊं नहीं करूं, कितना सेफ हूँ ये बता दीजिए। कितने दिनों बाद आपका ऑपरेशन होना है? मतलब सेकेंड डोज 15 दिन हो गया लगाए हुए। हो गया। जी 76 एज है। जी तो डॉक्टर संजय दोनों डोज पूरी हो चुकी हैं, 15 दिन हो गया है और ऑपरेशन या सर्जरी ड्यू है, तो अब इन्हें मतलब सर्जरी कितने दिनों के बाद करानी चाहिए वैक्सीनेशन के? देखिए चूंकि इनकी दोनों डोजेज पूरी हो गई हैं तो ऐसा लगता है कि इनको कोरोना से जो एंटीबॉडीज थे वो बने होंगे और इनको काफी प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन स्टिल मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में प्रोटोकॉल है कि सर्जरी के पहले वो आरटीपीसीआर करते हैं और करके अगर पेशेंट नेगेटिव होता है तो सर्जरी करते हैं। तो इनके सर्जन ही बता पाएंगे कि वो आरटीपीसीआर करेंगे और उसके बाद सर्जरी होगी या नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये अपने सर्जन से बात करें और सर्जन से डिस्कस करें कि इनकी सर्जरी कब होगी और कैसे होगी। जी और अब हम दिल्ली का रुख करते हैं, जहां से अनिल जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अनिल जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। जी अनिल जी बताइए। और डॉक्टर साहब भी नमस्ते। जी नमस्कार सर। मेरे 2 सवाल है। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर किसी को जिसकी कोरोना की दिक्कत है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको जो दवाइयां हैं जी तो पास के अस्पताल से संपर्क करें या उससे स्वास्थ्य अधिकारी संपर्क करते हैं। लेकिन ये आज ही हमको सब सुनने को मिला कि एक जगह 4-5 लोग कोरोना पॉजिटिव आए जी और दवाई लेने के लिए गए तो उनको दवाई किसी ने नहीं दी। लेकिन जैसे भी उनको पता लगा अपना उन्होंने प्राइवेट खरीदा और खरीद के दवाई खाई। तो मेरा यही जानना है कि अगर ऐसी दिक्कत हो जाती तो सच में कैसे दवा उपलब्ध हो पाएगी अगर होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे सर बहुत जरूरी काम से यात्रा करनी है और मेरे साथ 2 बच्चे, 7.5 साल का और एक 21 महीने का जी। तो 21 महीने वाला बच्चा मास्क नहीं लगा पाएगा तो हमें क्या सावधानी रखनी होगी? जी डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण सवाल। पहले इनका दूसरा सवाल ही ले लेते हैं कि अगर इतने छोटे बच्चे के साथ किसी को आवश्यक यात्रा करनी पड़ती है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा मास्क शायद नहीं लगा पाएगा। देखिए इनका बच्चा शायद 21 महीने का है जी। तो 21 महीने का मतलब 1.25 साल का है। तो 1.25 साल के बच्चे बड़े आसानी से मास्क लगा लेते हैं। मैंने तो देखा है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से मास्क लगाते हैं जी। तो आप बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हैं तो अगर बड़े मास्क लगाते हैं तो बच्चे तो जरूर लगाते हैं जी। और जहाँ तक इनके पहले सवाल की बात है कि दवा मिलने में कोई दिक्कत हो रही है, जो भी समस्या है वो अपने लोकल डॉक्टर या लोकल जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनसे डिस्कस करें और मेरे ख्याल से इनकी जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर मिलेगा। जी और डॉक्टर संजय आपका न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर हम देखें वो क्या नए आ रहे हैं कोरोना के क्षेत्र में, जो नए मामले आ रहे हैं इसमें? देखिए कोरोना में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम माइल्ड हेडेक से लेके लैक ऑफ टेस्ट, लैक ऑफ स्मेल से लेकर सीरियस सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स में स्ट्रोक भी हो सकता है, कुछ पेशेंट में मेनिंजाइटिस जैसे लक्षण भी हो सकते हैं
कुछ पेशेंट्स में जीवीएस जैसे एक बीमारी होती है जिसमें पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी हो सकते हैं जी। या कई बार मायोपैथी या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं पेशेंट को। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं या ये जो प्रॉब्लम है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम काफी रेयर है जी। ये मतलब कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, काफी रेयर है। तो जो कॉमन सिम्टम आप कह रहे हैं कि लैक ऑफ स्मेल, लैक ऑफ टेस्ट और माइल्ड हेडेक, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। और अब हम रुक करते हैं अलवर राजस्थान का, जहां से राज नारायण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राज नारायण जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जी बताइए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर मैं अलवर से बोल रहा हूँ। मेरे क्या है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग है, तो मैं क्या ये कोविड वैक्सीन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ? जी आप बिल्कुल ले सकते हैं कोविड वैक्सीन। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अच्छा, एक दूसरा क्या, मेरी माता जी के हार्ट अटैक आया था और उनके 3 नसें ब्लॉक हैं, क्या वो भी ले सकती हैं? हाँ वो ले सकती हैं, लेकिन जब भी आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं तो उन्हें ये जरूर बताएं कि उनको खून पतली करने की दवा चल रही है या नहीं चल रही है। मेरे ख्याल से चल रही होगी। तो उस कंडीशन में जो भी वैक्सीन लगा रहा है वो सावधानी बरतेगा कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद वहाँ कोई हेमेटोमा या वहाँ कोई स्वेलिंग या वहाँ कोई ब्रूजेज न फॉर्म हो जाए। तो ये जानकारी आप जो भी वैक्सीन सेंटर पे जाएं उसको जरूर शेयर करें। जी। और डॉक्टर संजय, अगर एक बार वैक्सीन लगवा ली है तो उसके कितने दिनों बाद हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप हो जाएगी? देखिए यूजुअली पहला शॉट लगाने के बाद, जैसे कोविशील्ड के बारे में एक डेटा आई थी पिछले साल लैंसेट में कि फर्स्ट डोज के बाद भी 50 to 70% प्रोटेक्शन था जी। और इसीलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस रिवाइज की है कि सेकेंड डोज 6 to 8 वीक्स के बाद लगेगा जी। तो लेकिन पूरा प्रोटेक्शन सेकेंड डोज के बाद करीब 2 हफ्ते के बाद मिलता है। लेकिन फर्स्ट डोज से भी काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाता है। और जो सबसे अच्छी बात है वैक्सीनेशन की कि हो सकता है कि आपने अखबारों में पढ़ा हो, न्यूज पेपर और टीवी चैनल से सुना हो कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी कोविड हो गया जी। कोविड तो हो गया, लेकिन कोविड माइल्ड हुआ, पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, पेशेंट्स की डेथ नहीं हुई। तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ प्रिवेंट होता है तो ये बहुत बड़ी सफलता है वैक्सीनेशन की। जी डॉक्टर संजय, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और मुझे लगता है कि आपकी इस बात से बहुत सारे लोगों की शंका का निवारण हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर एक बार वैक्सीन लगवाया तो इसके बाद भी अगर हमें कोविड हो सकता है तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं। लेकिन आपकी इस बात से मुझे लगता है कि उसके बाद जो उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, लोग सेफ रहते हैं। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संजय, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि अभी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें पैनिक होने, घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप फॉलो करें, जैसे मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और सैनिटाइजेशन का उपयोग करना। इस बिहेवियर के साथ हम जरूर कोविड पर सफलता हासिल करेंगे। जी डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजय पांडे ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है तो आप कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप संक्रमण से बचे रहें, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।